हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स वन शॉट में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम, सराउंडिंग और उनको अलग करता हुआ बाउंड्री। सिस्टम मेनली तीन तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर का नहीं। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना मैटर का। स्टेट फंक्शन डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पर लेकिन पाथ पर नहीं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। इसके ठीक उलट पाथ फंक्शंस डिपेंड करते हैं कि कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हैं उस चेंज को कराने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हीट और वर्क डन। इनके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग ग्राफ्स वगैरह पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं अमाउंट ऑफ मैटर के, मतलब ये एडिटिव नहीं होते। इसके ठीक उलट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं यानी एडिटिव होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल हम लोग देखें तो वो है बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, डेंसिटी और मोलारिटी। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए मास, वॉल्यूम, मोल्स और इंटरनल एनर्जी। इसका एक सिंपल सा टेस्ट है। मान लीजिए आपको किसी क्वांटिटी के दो पार्ट्स दिए गए हैं। मान लीजिए इसके अंदर दो सॉल्यूशंस हैं 1 मोलर ईच के। अब आप देख लीजिए कि अगर आप इन दोनों को मिक्स करके यहां पर एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या इसकी मोलारिटी 2 मोल्स है या 1 मोल। हम लोग देखेंगे कि इस सॉल्यूशन की मोलारिटी भी 1 मोल होगी। हेंस हम लोग दो चीजों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं यहां पर, इसीलिए ये एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है और इसीलिए एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ, प्रेशर के साथ और डेंसिटी के साथ कि आप कितना भी अमाउंट ले लीजिए उस सब्सटेंस का, ये प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसकी ठीक उलट है। आप 10 kg और 10 kg के दो सब्सटेंसेस को एक साथ रखेंगे तो वहां पर 20 kg का सब्सटेंस बनेगा, यानी एडिटिव है ये और इसीलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये आप इस वर्ड से भी पता कर सकते हैं, आइसो यानी कांस्टेंट और थर्मल यानी उसका टेम्परेचर। इसमें एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है आइडियल गैसेस के केसेस में, पीवी कांस्टेंट रहता है। हम जानते हैं आइडियल गैसेस में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और क्योंकि यहाँ पे एन, आर और टी तीनों कांस्टेंट हैं इसीलिए पीवी भी एक कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, इसीलिए यहां पर हम लोग देखते हैं पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है और हम लोग इसको आगे इन इक्वेशंस में डालते हैं तो हमें दिखता है टी वी टू द पावर गामा -1, पी टू द पावर 1 माइनस गामा, टी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। नीचे हम लोग इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, जैसा हम लोग नाम से पता कर सकते हैं। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आइसोट्रोपिक, इसमें इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। आइसोथैल्पिक, इसमें इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये सारे कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेसेस भी आप जान के रख सकते हैं जो ऐसे क्लोज्ड प्रोसेस होते हैं, यानी जहां से शुरू हो रहा है स्टेट वहीं पर आकर खत्म होता है, उन्हें साइक्लिक प्रोसेसेस कहते हैं। आगे हम लोग देखें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के 3 फैक्टर्स होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम अचीव होते हैं तभी हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम उस स्टेट को। नेक्स्ट हम लोग देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज से। इन्फिनिटेसिमली का मतलब बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब एकदम छोटा सा अमाउंट, जिसे हम लोग जनरली आप जब डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे तो डी के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी कहा जाता है और इसे जनरली इन्फिनिट टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। इन प्रोसेसेस के दौरान पी इंटरनल जो होता है वो पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी के बराबर होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस अगर हम लोग किसी भी एक स्टेट पर देखेंगे तो पी इंटरनल को पी एक्सटर्नल के बराबर मानेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के दौरान, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। इसके लिए पीवी टू पावर गामा कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए पीवी कांस्टेंट नहीं है, यानी हमने जो ऊपर
चीज़ें पढ़ी थी इन प्रोसेसेस के लिए, ये सारा यहाँ पर वैलिड नहीं होता है इरिवर्सिबल के केस में। आगे हम लोग बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक स्टेट फंक्शन है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आइडियल गैसेस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करती है, और हमने गैस स्टेट में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए बाकी किसी भी प्रॉपर्टी को बदल दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगी आइडियल गैसेस के केसेस में। नेक्स्ट है वर्क डन, एक पाथ फंक्शन है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स को जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं। एक छोटे से अगर वर्क डन को डिफाइन करें तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू स्मॉल चेंज जो वॉल्यूम में हो रहा होगा उसके। वर्क डन ऑन सिस्टम, कंप्रेशन जो होता है उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और वर्क डन बाय सिस्टम जो एक्सपेंशन करवाता है उसे नेगेटिव लिया जाता है। ये चीज केमिस्ट्री और फिजिक्स में उल्टी होती है, और इसका एक सिंपल सा रीजन है क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क को पॉजिटिव लेते हैं, जबकि हम लोग फिजिक्स में इंटरनल जो सिस्टम है उसके अंदर के गैसेस के द्वारा किए गए वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो साइंस और सिंबल्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। यहाँ पर आपको याद रखना है, केमिस्ट्री के अंदर आप जो भी आगे पढ़ेंगे रूल्स और लॉज वो सारे इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए होंगे, यानी कंप्रेशन पॉजिटिव वर्क है और एक्सपेंशन नेगेटिव वर्क है। आगे हम लोग बढ़े आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो यहाँ पर वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस होता है -2.303 nRT log 10 V2/V1। ये 2.303 को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो ये ln बन जाएगा। इसमें आप सिंपली डिराइव कर सकते हैं। आपको पता है dW जो होता है वो -P एक्सटर्नल इंटू dV होता है, और यहाँ पर क्योंकि हमें पता है PV = nRT है तो हम P एक्सटर्नल को nRT/V लिख सकते हैं, और यहाँ पर dV/V का इंटीग्रेशन हमें पता है ln V होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग जब डालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जो ऊपर हमने लिखा है। लेकिन आप कोशिश करें कि इस इक्वेशन को या फिर इस एक्सप्रेशन को याद रख लें वर्क डन का, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट बना देता है आपके कैलकुलेशंस को, वरना अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में तो आप इस इंटीग्रेशन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय इरिवर्सिबल एजेंट जो होगा वो -P एक्सटर्नल इंटू ΔV होगा। यहाँ पर -P एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा, हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल माने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। आगे हम लोग देखें एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो हमें पता है PV⁻γ कांस्टेंट होता है। यहाँ पर गामा जनरली > 1 देखा जाता है। P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर होता है, और ये मतलब ऑलमोस्ट बराबर होता है, और इसे हम लोग K/V⁻γ लिख सकते हैं इसके द्वारा। और फिर इसे जब हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें सिंपल इंटीग्रेशन के थ्रू ये मिल जाएगा, और इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं PV nRT के बराबर होता है, तो nRT2 हम लोग लिख सकते हैं P2V2 को। आगे हम लोग देखें वर्क डन ऑन सिस्टम टेम्परेचर को बढ़ाता है एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, जबकि वर्क डन बाय सिस्टम टेम्परेचर को घटाता है। आगे हम लोग देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम वर्क डन को डायरेक्टली -P इंटू ΔV डिफाइन कर सकते हैं। आइसोकोरिक के लिए dV 0 होता है और इसीलिए वर्क डन 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो एरिया अंडर द कर्व है वही वर्क डन कहलाएगा, यानी कर्व के अंदर जितना भी एरिया उस साइकिल में कवर हो रहा है उसे ही हम लोग वर्क डन मानेंगे। अगर क्लॉकवाइज हो रहा है प्रोसेस तो उसे नेगेटिव वर्क माना जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसे पॉजिटिव वर्क माना जाएगा। एक्सपेंशन के केस में जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। ये चीज हम लोग इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। जनरली क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग जानते हैं प्रेशर कांस्टेंट रहता है जो सराउंडिंग का है उसके अकॉर्डिंग, जबकि रिवर्सिबल में प्रेशर इस तरह से डिक्रीज होगा वॉल्यूम के एक्सपेंशन के साथ किसी भी प्रोसेस को अगर हम लोग देख लें तो। इसीलिए रिवर्सिबल का जो ग्राफ के अंदर एरिया है PV के वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, और इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा वर्क डन होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। नेक्स्ट हम लोग देखिए कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में इसका ठीक उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पर हायर प्रेशर पर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल।
नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये कहता है कि अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये चीज एक सिंपल सी चीज है, आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये दो एक दूसरे से जुड़े हैं और इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, और ये दो एक दूसरे से जुड़े हैं जिनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। तो अगर हम लोग इसको और इसको अलग करके देखेंगे तो इन दोनों के बीच भी थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड रहेगा। आगे हम लोग देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या कहता है, हीट प्लस वर्क डन इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में एक्सटर्नल वर्क को ही वर्क माना जाता है, इसीलिए जो वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, जो इसका डिफरेंशियल फॉर्म होगा। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। जैसा हमने पढ़ा था ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम बाहर के सराउंडिंग के साथ ना तो हीट एक्सचेंज करता है ना ही मैटर, इसीलिए वहां पर जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है हमेशा ही। इंथैल्पी एक नया फंक्शन है जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये एक स्टेट फंक्शन है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसका जो मतलब होता है या फिर इसकी जो मीनिंग है वो ये है, इंटरनल एनर्जी प्लस द एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। मतलब वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, इसके कारण कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, और उसे ही हम लोग इंथैल्पी के थ्रू डिफाइन करते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम है वो पीवी से डिफाइन हो जाता है, इसीलिए H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी हम लोग लिख सकते हैं। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के लिए वैलिड है। डेल्टा H QP के बराबर है, यानी एक आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान जो हीट सप्लाई होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसके बराबर होता है डेल्टा H, जबकि डेल्टा U जो होता है वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान जो हीट सप्लाई हो रही होती है उसके बराबर होता है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो होता है वो है डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, हम लोग ऊपर देखे थे डेल्टा PV, और एक रिएक्शन के दौरान अगर हम लोग PV का जो डिफरेंस निकालेंगे वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स नहीं है उसके चेंज होने के कारण। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, डेल्टा U नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है, डेल्टा U नेगेटिव होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंथैल्पी कम हो रही है तो एक तरह से आप इसे मान लें कि हीट बाहर जा रहा है, इसीलिए वो एक्सोथर्मिक है, जबकि एंडोथर्मिक में हीट अंदर आ रहा है तो इंथैल्पी बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ। अलग अलग प्रोसेस के लिए अगर हम लोग डिफाइन करें थोड़ा स्पेसिफिकली, आइसोथर्मल के लिए हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमने ऊपर देखा था कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैसेस के केसेस में सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। तो हम लोग देख सकते हैं dq माइनस dw के बराबर होगा, मतलब p dv के बराबर होगा, और q इज इक्वल टू माइनस w हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए q जीरो है, यानी du इज इक्वल टू dw होगा, और डेल्टा u इज इक्वल टू w भी हम लोग लिख सकते हैं। आइसोकोरिक के लिए हम लोग जानते हैं वर्क डन जीरो होता है, तो डेल्टा u इज इक्वल टू qv, जैसा हमने ऊपर देखा भी था। और आइसोबारिक के लिए qp इज इक्वल टू डेल्टा u माइनस w, और ये qp हम जानते हैं डेल्टा h के बराबर भी होता है, हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हीट कैपेसिटी की तरफ। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 केल्विन के बराबर होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, और ये स्पेसिफिकली 1 ग्राम या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के हीट के टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाने के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं dq इज इक्वल टू mc/dt या nc/dt। यहाँ पर जो c है पहले वाले केस में वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और दूसरे वाले में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। पहले वाला मास के थ्रू हम लोग रिलेट करते हैं, मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए, और दूसरा वाला 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए करते हैं, इसलिए उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर C टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो उस केस में हम लोग को इंटीग्रेशन यूज करना होगा। जनरली आपको केमिस्ट्री में नहीं रहता है ये चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन ओलंपियाड्स में हो सकता है कुछ आगे के स्टेजेस में आपको ये सारी चीजें पूछी जाए, तो वहां पर आप उसके लिए तैयार रहें।
आप एक छोटा सा चेंज ले लें dt का और सी dt को इंटीग्रेट कर दें T1 से T2 के लिए, तो आपको ये चीज मिल जाएगा। नेक्स्ट है गैसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है उसे CV कहते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है उसे CP कहते हैं। सॉरी। तो हम लोग जानते हैं QP इज इक्वल टू DH के बराबर होता है, तो हम लोग QP को लिख सकते हैं N, QP को हम लोग लिख सकते हैं N CP dt, और हम लोग जानते हैं कि ये चीज DH के बराबर होती है। dt और n को नीचे ले आए तो हमें ये चीज मिल जाता है CP इज इक्वल टू 1/n dH by dt और CV इज इक्वल टू 1/n du by dt। किरचॉफ्स इक्वेशन एक और इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये CP को डिफाइन करता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाई T2 माइनस T1 के लिए, जो हमने ऊपर चीज देखी है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और CV को डिफाइन करता है डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 बाई T2 माइनस T1। आगे हम लोग देखते हैं एक और चीज, मेयर्स इक्वेशन इसे कहते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि CP हमेशा CV से बड़ा है, और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि CP को जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के साथ साथ कुछ और वर्क भी करना पड़ता है प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो वहां पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। कैलोरीमेट्री वगैरह आप पढ़ेंगे इस चीज में, ऊपर जो दो इक्वेशन है वही आपको ज्यादा यूज किया जाता है। कैलोरीमेट्री पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आते हैं। हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे तो हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होता है। मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। ये टेबल आप इस तरह से डायरेक्टली याद रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपसे इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। आपको जनरली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही पता होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है वाइब्रेशनल के बारे में भी। जब तक आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड न हो कि वाइब्रेशनल को ऐड करना है तब तक इसे जोड़ें ना। वाइब्रेशनल इसके साथ ही बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग जनरली इसे स्किप कर देते हैं जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोनो एटॉमिक के लिए 300, डाइएटॉमिक के लिए 321, लीनियर के लिए 324, नॉन लीनियर के लिए 333। इसे याद करने का मैं टेक्निक बता देता हूँ। आप पहले इस रो को पूरा 3333 लिख लीजिए, फिर इस रो को 333 लिख लीजिए। ऊपर वाले में 00 होता है, इसमें 2 होता है, और आपको बस याद रखना है इस 1 और 4 को। तो आप इस तरह से अगर इसे 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लीनियर और नॉन लीनियर आप याद रखिएगा, लीनियर में COO टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे, जबकि नॉन लीनियर में OH टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज जनरली फिजिक्स में नहीं आती है, आप बस मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कुछ नहीं है, आप इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने में हेल्प करता है। ये क्या कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल प्लस 2 टाइम्स F वाइब्रेशनल बाई 2 इंटू nRT। इसी से हम लोग CV भी डिफाइन करते हैं। CV होता है F ट्रांसलेशनल, F रोटेशनल, F वाइब्रेशनल 2 टाइम्स F वाइब्रेशनल बाई 2 इंटू R। अगर हम लोग इस चीज को ऊपर वाले टेबल से उठाकर डालें तो हमें CP, CV और गामा की वैल्यू मिलेगी। एक और चीज है कि गामा जो हमने ऊपर भी पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस वाले केस में, उसमें जो गामा की वैल्यू होती है वो CP बाई CV के बराबर होती है, और यहाँ पर हम लोग रेशियो को अगर डालते जाएंगे तो हमें ये गामा भी मिलते रहेगा। ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। आप जनरली CV की वैल्यू याद रख सकते हैं और उसमें प्लस R कर देंगे तो आपको CP मिल जाएगा। अगर आपको कोई मिक्सचर दिया हुआ है तो वहां पर गामा आप कैसे निकालेंगे, तो N1CP1 प्लस N2CP2 बाई N1CV1 प्लस N2CV2 करके आप इसे निकाल सकते हैं। गामा के लिए एक अलग इसका जनरली देखा जाता है फॉर्मूला भी रहता है, लेकिन आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स की जो इक्वेशन है वो किसी रिएक्शन के लिए क्या है। तो डेल्टा CV जो होता है वो होता है CV ऑफ प्रोडक्ट का सम माइनस CV ऑफ रिएक्टेंट्स का सम। सिमिलरली जो डेल्टा CP होता है वो CP ऑफ प्रोडक्ट्स का सम माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स का सम होता है।
नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी का जो रिलेशन है वो क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी टेम्परेचर पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जबकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग जनरली 0 केल्विन पर डिफाइन करते हैं और हमें इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करने के लिए प्लस 5/2 RT करना होता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसके आगे हम लोग थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ पढ़ रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको मेनली जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हम किस सिंबल से किस इंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम लोग शुरू हो रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा आर, स्मॉल आर इस तरह से सबस्क्रिप्ट में लिख के एच यूज किया जाता है और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का सम माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का सम के बराबर होता है। यहीं पर हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ, स्मॉल एफ, एच से, और जो एलिमेंटल स्टेट्स होते हैं जैसे ब्रोमीन 2L, F2 गैस, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हम लोग 0 लेते हैं जनरली। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम लोग स्मॉल c लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो FUS से फ्यूजन, VAP से वेपराइजेशन और SUBL से सब्लिमेशन होता है। जनरली आपको इस चीज जो दिए जाएंगे इंथैल्पीज, उनके यही सिंबल्स ही दिए जाते हैं। आपको उसमें से खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी इंथैल्पी दी गई है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब हमेशा इसमें एनर्जी डालनी पड़ती है। और जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी स्पीसीज को, तो उसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है H2O लिक्विड को जब हम लोग 2H गैस प्लस O गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तब, या फिर Na सॉलिड को जब हम लोग Na गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं अलग अलग एटम्स के फॉर्म में तब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसे ION से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हम लोग देख भी सकते हैं HCN एक्वस जब टूटता है H प्लस एक्वस प्लस CN- एक्वस में, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के लिए हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजिंग टर्म्स है। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जब एक्वस सॉल्यूशन में तोड़ते हैं आयंस के फॉर्म में तब जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं, जबकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी तब लगती है जब आइसोलेटेड गैसियस एटम्स को चेंज किया जाता है आयंस में। इसी के बारे में आप लोग पेरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनता है, लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। इस चीज के बारे में हम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। लैटिस इंथैल्पी पॉजिटिव होती है जबकि हाइड्रेशन इंथैल्पी नेगेटिव होती है। लैटिस को तोड़ने में एनर्जी लगती है, जबकि जब हाइड्रेट होता है कोई आयन तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो नॉट सॉल्युबल या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि लैटिस एनर्जी अगर कम हाइड्रेशन एनर्जी से तो हमें सॉल्युबल सॉल्ट देखने को मिलता है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा नेगेटिव होता है और इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसे आप याद रख सकते हैं। हम लोग देखते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल के बराबर होता है। इसे आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कैलोरीज में याद रख लें तो भी ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाता है, जबकि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएं तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी लगता है, जो कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। और इसी कारण से हम लोग को देखने को मिलता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कम होता है न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी से। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस को मिक्स किए तो हमें पहले तो वीक बेस को आयोनाइज करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी उसमें डालना पड़ेगा और फिर जाकर ये दोनों न्यूट्रलाइज होकर एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी हमें डालना पड़ा वो चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसीलिए जो रिएक्शन की इंथैल्पी है वो कम हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी से। यहाँ पर वीक एसिड प्लस वीक बेस के केस में भी हमें देखने को मिलता है कि हमें 2 बार आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यूज करनी पड़ती है, वीक एसिड के केस में और वीक बेस के केस में अलग अलग। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जब हम लोग HF को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो NaF प्लस H2O मिलता है। यहाँ पर जो रिएक्शन की इंथैल्पी है वो ज्यादा होती है न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी से और इसका कारण है हाइड्रेशन इंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो काफी ज्यादा होती है। ये चीज आप याद रख लें, ये एक एक्सेप्शन है इस केस में।
आगे हम लोग बढ़े बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसे BOND बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें एनर्जी डालनी पड़ती है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स वहां पर इन्वॉल्व हैं तो हमें एवरेज करना होता है सभी बॉन्ड्स का, इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का उस बॉन्ड की एंथैल्पी निकालने के लिए। नेक्स्ट है अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है कि जो हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालते हैं वो गैसियस स्टेट में आने के बाद मॉलिक्यूल का निकालते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोपी। इंट्रोपी एक और नया फंक्शन है, ये एक एक्सटेंसिव फंक्शन है और एक स्टेट फंक्शन है। इंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है रैंडमनेस को। अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो इंट्रोपी बढ़ेगी और जनरली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें देखा जाता है कि इंट्रोपी बढ़ती है। इसका एक एग्जाम्पल कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स टाइप के हैं। बॉइलिंग ऑफ एग में हमें लगता है कि वो लिक्विड से सॉलिड बन गया, इसीलिए उसकी इंट्रोपी कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंट्रोपी यहाँ बढ़ती है क्योंकि जो प्रोटीन चेन्स होते हैं वो खुल जाते हैं जब बॉईल करते हैं हम लोग एग्स को। तो एक सिमिलर चीज होती है रबर के साथ। हमें ऐसा लगता है कि जब हम लोग रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसकी इंट्रोपी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी इंट्रोपी असल में घटती है क्योंकि चेन्स जो होते हैं रबर के वो ऑर्डरली फैशन में आ जाते हैं और वो कारण होता है इंट्रोपी को रिड्यूस कर देने का। ये दो एग्जाम्पल्स थोड़े एक्सेप्शन टाइप के, यहाँ पे याद रख लें। नेक्स्ट है चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो DS को हम लोग करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है बाय टेम्परेचर। ये चीज आप याद रख लें, बहुत ही सिंपल सी चीज है। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान अगर हम लोग देखें तो सिस्टम में प्लस Q रिवर्सिबल बाई T होता है, जबकि सराउंडिंग में माइनस Q रिवर्सिबल बाई T होता है और इसीलिए जो डेल्टा S टोटल होता है वो 0 होता है। इसके उलट इरिवर्सिबल केस में क्या होता है, सराउंडिंग का जो इंट्रोपी चेंज है वो माइनस Q सिस्टम बाई T सराउंडिंग होता है। इस कारण से ऐसा देखा जाता है कि जो टोटल इंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर होता है। ये चीज आप याद रख लें कि यहाँ पर T सराउंडिंग से हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग आगे आने वाले प्रोसेसेस में भी ऐसी चीजें करने वाले हैं। सबसे पहला है एक और इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एस सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1 से, या फिर NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। आपको जैसा प्रोसेस दिया जाए उस हिसाब से आप चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं। आइसोथर्मल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर NR ln V2 by V1 ही होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है और हम लोग जानते हैं ln1 0 के बराबर होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग का इसका ठीक नेगेटिव होगा, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस P एक्सटर्नल dV बाई T के बराबर यहाँ देखने को मिलेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल में हम लोग जानते हैं डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों 0 होगा क्योंकि जो हीट की एक्सचेंज नहीं हो रही है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के लिए ये होगा जबकि सराउंडिंग के लिए 0 होगा क्योंकि यहाँ अभी भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। आगे हम लोग देखें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोबारिक प्रोसेस में रिवर्सिबल के केस में NCP ln T2 by T1 होता है क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं ln P2 by P1 वाले में वो चीज 0 हो जाएगी 1 by 1 कटने के कारण। डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करें इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल में अब आप समझ सकते हैं कि इसका जो भी नेगेटिव होगा वही होगा सराउंडिंग का, और इरिवर्सिबल के केस में अगर हम लोग देखें तो सराउंडिंग का होगा माइनस NCP dt बाई T जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। आइसोकोरिक प्रोसेस की हम लोग बात करें तो यहाँ रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस सिस्टम होगा NCV ln T2 by T1 और डेल्टा एस सराउंडिंग इरिवर्सिबल के केस में होगा माइनस NCV dt बाई T। आगे हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अगर बात करें तो डेल्टा एस होता है MC ln T2 by T1। यहाँ पर M उसका मास है। फेज चेंज के केस में जो डेल्टा एस फ्यूजन होता है वो डेल्टा एच फ्यूजन बाई T फ्यूजन के बराबर होता है, और वेपराइजेशन के केस में डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई T बॉइलिंग के बराबर होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं तो हमें डेल्टा एच के बदले डेल्टा U यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है डेल्टा एस टोटल, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन 0 होगा तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहीं पर हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मतलब जो रैंडमनेस है यूनिवर्स की वो हमेशा बढ़ रही है, यही बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। इसका एक और डेफिनेशन है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एक्सटर्नल वर्क। और इसी के बेसिस पर हम लोग एक मशीन डिजाइन करते हैं
जिसे हम लोग रेफ्रिजरेटर कहते हैं, मतलब जहाँ पर हम लोअर से हायर टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर करवाते हैं वर्क करने के साथ ही। यहाँ पर हम लोग एक और मशीन डिफाइन करते हैं जिसे कार्नोट इंजन कहा जाता है। कार्नोट इंजन क्या करता है कि एक सोर्स से हीट लेता है और एक सिंक में हीट डालता है, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है वो हायर टेम्परेचर पर होता है, ऐसा जनरली देखा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्क भी उसमें किया जाता है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 1 माइनस Q2/Q1 होती है, मतलब कितना हीट वो सिंक में डाला डिवाइडेड बाय कितना हीट उसने सोर्स से लिया था, उसको 1 माइनस करेंगे तो उसे एफिशिएंसी कहेंगे, और 1 माइनस T2/T1 भी इसे कहा जा सकता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग इसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 at 0 केल्विन, मतलब 0 केल्विन पर 0 हो जाती है एंट्रोपी एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, मतलब उसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं बचती है। उसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उसके लिए ये है एक एक्सप्रेशन S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से T dQ/T। ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी देता है हमें किसी भी सॉलिड के लिए। इस पर जनरली क्वेश्चंस तो हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आ जाए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिक फॉर्मूला के साथ। यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ भी देख सकते हैं, 0 से शुरू होता है पहले सॉलिड के लिए, फिर अचानक से जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, फिर लिक्विड के लिए, फिर अचानक से चेंज हुआ और फिर वेपर के लिए। यहाँ पर जो अचानक वाला चेंज आ रहा है उसे पहले डेल्टा एस फ्यूजन कहते हैं और फिर डेल्टा एस वेपराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी हमें यूजफुल वर्क का मेजरमेंट देता है, मेजर ऑफ यूजफुल या फिर नॉन एक्सपेंशन वर्क। हमने देखा था कि एक्सपेंशन करने में जो वर्क लगता है वो वेस्ट ही हो रहा है एक तरह से, हम लोग उसे अपने काम के लिए यूज में नहीं ला सकते। गिब्स एनर्जी हमें दिखाता है कि जो सिस्टम में हो रहा है प्रोसेस उसे हम लोग अपने बेनिफिट के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है, या डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क नेगेटिव होता है गिब्स एनर्जी का, मतलब गिब्स एनर्जी हमें जो भी मिलेगी उसको हम लोग एक नेगेटिव साइन के साथ अगर यूज करें तो वो हमें हमारा यूजफुल वर्क देता है। यहाँ पर एक और रिलेशन है हमें जो देखने को मिलता है कि जो डेल्टा G सिस्टम की होती है वो माइनस T डेल्टा S टोटल के बराबर होती है। हमने देखा था कि जो डेल्टा एस टोटल है उसका यूज कितना ज्यादा है, वो हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, लेकिन हम लोग टोटल एंट्रोपी हर बार कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं पता लगाने के लिए डेल्टा जी सिस्टम, और फिर उसका नेगेटिव डालकर चेक कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, हेंस डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए तो इसका ठीक उल्टा डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होगा, यानी डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी सिस्टम 0 होता है, ये चीज हमने देखा भी है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग देखें कि जो जी की ग्राफ होती है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के साथ, उसका मिनिमा आता है इक्विलिब्रियम पर, दोनों तरफ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ से। इक्विलिब्रियम मिनिमम पॉइंट ऑफ जी ऑन ग्राफ, ये चीज भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है जी वर्सेस एक्सटेंट के ग्राफ में। नेक्स्ट हम लोग देखें डेल्टा एच सिस्टम अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एस सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होगा अगर टी डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एच हो। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले रिलेशन का यूज कर रहे हैं। इसी रिलेशन में हम लोग इसकी और इसकी वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में अगर हम लोग डालें तो क्या आएगा डेल्टा जी का वैल्यू, ये चेक करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव तब होगा जब टी डेल्टा एस ग्रेटर हो डेल्टा एच से, दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव तब होगा जब टी डेल्टा एस लेस देन हो डेल्टा एच से। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो ये हमेशा नेगेटिव यानी हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। आगे हम लोग देखते हैं एक और रिलेशन जो हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी, और इक्विलिब्रियम पे क्योंकि डेल्टा जी 0 है और क्यू पी इज इक्वल टू के क्यू है तो हम यहाँ पर 0 रख दें, यहाँ पे के क्यू रख दें, तो इसे हम लोग इधर लाते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के क्यू।
वान हॉफ इक्वेशन एक और इक्वेशन है जो हमें कहती है ln KQ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस डेल्टा एस बाई आर टी, डेल्टा एस नॉट बाई आर टी। यहाँ पर टी नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर पहले ही टी होता है, तो जब हम आर टी से इसे डिवाइड करते हैं तो ये टी टी कैंसिल हो जाता है। तो आप इसे अपने नोट्स में चेंज कर लें। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस तरह की इक्वेशन फॉलो होती है, पी टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट होता है। इसके लिए जो सी होता है वो होता है सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स, और जो वर्क डन होता है वो होता है एन आर बाई एक्स माइनस वन टी टू माइनस टी वन। ये चीज़ आप आसानी से इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग इस पर थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स आसान ही आते हैं, लेकिन कभी कभी आपको लेंदी कराकर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।